नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की बड़ी बड़ी खबरों पर एक नज़र। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा, कुछ छूटें जारी रहेंगी। मजदूरों और छात्रों की स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी शुरू। महाराष्ट्र से पंजाब लौटे तीर्थयात्रियों में 173 को कोरोना। बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले नेता के आतंकियों से संबंध, गिरफ्तार। 21 मई को विधान परिषद के चुनाव, उद्धव की कुर्सी बची। और आइए अब आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी ये लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म हो जाना था, लेकिन ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि ये 17 मई तक जारी रहेगा। यानी जो कुछ लोगों को उम्मीद थी कि 3 मई के बाद ये लॉकडाउन हट जाएगा और बहुत सारी गतिविधियां, ऑफिस जाने की गतिविधियां या उद्योग और व्यापार क्षेत्र की गतिविधियों में इजाफा होगा, ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं लगता है। बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन अभी जारी रहेंगे। और जो बात सामने में आ रही है कि जो 3 जोन में डिवाइड किया है पूरे देश को, जिसमें से 130 ज़िले रेड जोन में हैं, 284 ऑरेंज जोन में हैं और 319 ग्रीन जोन है। तो जाहिर है कि जो रेड जोन में हैं और जो ऑरेंज जोन में है उन पर ख़ास तौर से नज़र रहेगी, वहाँ ख़ास तरह के रेस्ट्रिक्शन चलते रहेंगे। बाकी जो ग्रीन जोन है वहाँ शायद एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। साफ है कि सरकार ने अगर लॉकडाउन बढ़ाया है तो उसका आकलन ये कहता है कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं जब हम ऐसी कोई रिस्क लें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने 40 दिन के बंद से हासिल किया है उसको एकदम से ख़त्म कर दिया जाए और उसके ख़त्म होते ही संक्रमण की आशंकाएं बढ़ा दी जाएं। तो अभी हम जानते हैं कि आज ही केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर में जहाँ जहाँ प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, दूसरे लोग फंसे हुए हैं, उनको वापस ट्रेन से उनके गृह प्रदेश में भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाला है और ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक नया चैलेंज है। उनके राज्यों में जाने के बाद उनकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन, ट्रीटमेंट, ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और ऐसे में अगर लॉकडाउन हटा दिया गया तो एक तरह का क्योस, अफरा तफरी फैल जाएगी और उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने ये सावधान किया था कि 15 मई और 30 मई के बीच में जो संक्रमण है वो अपने पीक पर पहुंच सकता है। लाखों लोग संक्रमित हो सकते हैं, हज़ारों की मौतों की आशंका है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा होगा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस तरह से अर्थव्यवस्था को बहुत दिनों तक रोक के नहीं रखा जा सकता, ये बहुत ख़तरनाक होगा बहुत सारे लोगों के लिए, ख़ास तौर से उनके लिए जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं रह जाएंगे। तो ये एक चुनौती और है सरकार को कि उन लोगों को अब और मदद करने की ज़रूरत होगी, उनके अकाउंट में और पैसा डालने की ज़रूरत होगी। उनके पास अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है, उसकी चुनौती है, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कई स्तरों पर चुनौती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौती भी बहुत गंभीर रूप लेती जाएगी जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। क्योंकि हम जानते ही हैं कि कोर सेक्टर का जो उत्पादन है, आज ही खबर आई है कि 6.5% और घट गया है। अब कोर सेक्टर में अगर ये कमी आती है तो पूरा इकोनॉमी पर उसका असर पड़ता है। हम तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें देख चुके हैं जिसमें 1.5% और उससे भी कम अर्थव्यवस्था की विकास दर रहने की आशंका जताई गई, यानी माइनस में भी ग्रोथ जा सकती है। तो ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं जो केंद्र सरकार के सामने हैं, राज्य सरकारों के सामने भी हैं। ये बड़ी चुनौती है और जाहिर है कि लॉकडाउन एक मजबूरी में लिया गया फैसला है। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो आसानी से लिया जा सके। बहुत सारे राज्य
पहले से ही घबराए हुए थे कि अगर लॉकडाउन हटा तो उनके राज्यों में क्या स्थितियां बनेगी, वो उनको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिनको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया होगा। जाहिर है कि अब जो लोग घरों में बंद हैं उनके लिए अगले 15 दिन और तकलीफ के होंगे। हो सकता है कि 17 मई के बाद भी कोई इसी तरह का कड़ा फैसला सरकार को लेना पड़े। लेकिन अभी जो 3 जोन में डिवाइड किया गया है, ऐसा लगता है कि सरकार उन जोन पर ख़ास तौर पे नज़र रखेगी, नए रेड जोन ना बने इस पर ध्यान दिया जाएगा, और जो रेड जोन है उनको जल्दी से ऑरेंज और ग्रीन में तब्दील किया जाए। तो ये चुनौती है, इस पे सरकार को काम करना चाहिए और जो भी सुविधाएं मेडिकल की उपलब्ध कराना चाहिए, और जो आम आवाम हैं जिसके पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो ये जो लोग लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उससे जुड़े बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी। लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को उनके घर ले जाने के लिए ट्रेन चलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली ट्रेन से 1200 लोगों को तेलंगाना से झारखंड के हटिया स्टेशन तक ले जाया गया है। एक डिब्बे में सामान्य रूप से 72 लोगों के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करने के लिए हर डिब्बे में केवल 54 लोगों को ही जाने दिया गया। गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करके अन्य राज्यों को भी अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व अन्य लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। बता दें कि एक दिन पहले तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल बसों के जरिए ही दूसरे राज्यों में फंसे आप्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने की बात की थी। ये एक व्यवहारिक फैसला है कि ट्रेन चला रही है केंद्र सरकार, क्योंकि पहले वो बसों से अपने प्रदेश के मजदूरों, छात्रों को वापस लेने की बात कर रही थी सभी राज्यों से, जो कि संभव नहीं था। अब बिहार जैसे राज्य के 30 से 40 लाख मजदूर बाहर रह रहे हैं, उनको लाने के लिए कितनी हज़ारों बसें चाहिए होंगी। उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, उड़ीसा का भी यही हाल है। बहुत सारे राज्यों के लोग अगर बसों से लाए जाने लगते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती बसों में लाना उनके लिए। तो ये समझदारी वाला फैसला है, देर से लिया गया, पहले ले लिया जाना चाहिए था तो ये जो अनिश्चितता बनी थी वो भी नहीं होती। और ये एक सुविधाजनक साधन भी है ट्रेन में जाना। एक साथ 1200 यात्री जा सकते हैं, बसों में 30-40 यात्रियों से ज़्यादा नहीं बैठाए जा सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी मसला है। तो ये एक समझदारी का काम है, लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। ये हज़ारों हज़ार लोग जब अपने प्रदेशों में पहुँचेंगे तो उनके साथ किस तरह से पेश आना ये राज्य सरकारों को पता है या नहीं पता है, तो उसको कैसे वो डील करते हैं, क्योंकि ये जिन परिस्थितियों में रह रहे थे उनमें पता नहीं है कि उनमें से कितनों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है या आने वाले दिनों में उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो जाहिर है कि इनके सारे की टेस्टिंग होनी है, इनको क्वारंटाइन करवाना पड़ेगा और उसके बाद इन पर नज़र रखनी पड़ेगी कि अगले महीने भर में इनमें कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण दिखते हैं कि नहीं। तो एक बड़ा काम है और इन राज्यों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं कि इतने सारे जो लोग 30, 40, 25 लाख लोग राज्यों में वापस लौटेंगे, उनको उनकी देख रेख, उनका टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन और इलाज, ये तमाम चीज़ें उनके पास ये व्यवस्था है या नहीं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा भी है। हालांकि मज़दूर जिन हालात में रह रहे थे, जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे और जिस तरह की उपेक्षा केंद्र सरकार ने उनके प्रति बना कर रखी हुई थी, उसमें लगता है कि यही एक उपाय रह गया था कि उन्हें अपने प्रदेशों में जाने दिया जाए, अपने घरों में जाने दिया जाए, ताकि कम से कम वो अपने सुकून से अपने घर वालों के साथ रहेंगे और वहाँ जो भी संभव होगा वो कर पाएंगे। लेकिन ये जो दूसरी चुनौतियां हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन राज्यों में ये पहुंच रहे हैं वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद करें, उन्हें आर्थिक और जो स्वास्थ्य संबंधी सहायता हैं वो उपलब्ध कराए। अन्यथा अभी जो लॉकडाउन की वजह से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं कोरोना के संक्रमण को, वो एकदम से विस्फोट के रूप में सामने आ सकता है और फिर उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। लाखों की तादाद में संक्रमित होंगे लोग और मौतों की संख्या भी हज़ारों में पहुंच जाएगी। इसलिए ये बहुत चौकन्ने रहने का समय है। बहुत सावधानी से, सतर्कता से इस पूरे
समस्या को डील करने की ज़रूरत है, उनको लाने और उनकी व्यवस्था को उनके जो भी उसके बाद के कदम हैं वो उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि राज्य सरकारें इतनी तो समझदारी और सावधानियां बरतेंगी ही। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में पंजाब से लौटकर आए सिख तीर्थयात्रियों में से 173 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारा से लौटे थे। इस गुरुद्वारे में लगभग 3700 सिख यात्री फंसे हुए थे, छिपे हुए नहीं थे, फंसे हुए थे। जो मीडिया चैनल जिस तरह से छिपे हुए शब्द इस्तेमाल कर रहा था तबलीगियों के लिए, वो ये यहाँ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहाँ भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी। तो तीर्थयात्री फंसे हुए थे। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उनमें से 3500 पंजाब पहुँच गए हैं। राज्य सरकार ने इन तीर्थयात्रियों को वापस लाने के लिए 80 बसें भेजी थीं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे तीर्थयात्रियों की संख्या 200 से अधिक है जो निजी वाहनों से पंजाब लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब उन्हें होम क्वारंटीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन बाकी तीर्थयात्रियों के टेस्ट होने बाकी हैं। अब सवाल उठने लगा कि विभिन्न राज्यों से वापस बुलाए जा रहे हज़ारों मजदूरों और छात्रों से कोरोना वायरस का फैलाव तो नहीं होगा और सरकार का ये कदम कहाँ तक ठीक है। तो ये जो वापसी हुई है सिख तीर्थयात्रियों की नांदेड़ से, ये दो चीज़ें हमें दो सबक सिखा रही हैं। पहली सबक तो ये कि जो मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने और उनके से जुड़े संगठनों ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ एक जो माहौल बनाया था कि वो कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ये साजिश है, और तमाम तरह की जो थ्योरीज़ वो लेकर आए थे और उन पूरे मुसलमान समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने लगे थे, वो बहुत गलत था। ऐसे और भी लोग हैं जो जगह जगह धार्मिक लोग हैं जो जगह जगह फंसे हुए थे। जैसे 3700 सिख, लगभग इससे आधी संख्या थी निज़ामुद्दीन में भाग लेने वालों की, तो यहाँ 3700 सिख फंसे हुए थे और उनमें से 183 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। अब इन पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन्होंने जानबूझकर कोरोना को फैलाने के लिए ये सब साजिशें रची थीं। तो ये दो जो चीज़ें हैं और ऐसी बहुत सारी और घटनाएं सामने आई हैं जो उन लोगों को बेनकाब करती हैं, चाहे वो मीडिया में बैठे लोग हों, चाहे राजनीति करने वाले लोग हों, कि किस तरह से आपको विभिन्न समुदायों को, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदायों पर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन पर दाग नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये सबक है और दूसरा सबक ये है कि जैसे इन तीर्थयात्रियों में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, वैसे बहुत सारे लोग जो लौट रहे हैं अपने अपने राज्यों में, जो चिंता मैंने पिछली खबर में भी जाहिर की थी, वो भी उनमें भी संक्रमण हो सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो पंजाब में जैसे अभी इस चुनौती से निपटने की कोशिश की जा रही है। जो संक्रमित पाए गए हैं उनके होम क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है। अभी बाकी के टेस्ट होने, उनमें कितने संक्रमित होंगे पता नहीं है, तो उनके भी इंतज़ाम होना है। उनसे दूसरे लोगों को संक्रमण न फैले, इसकी व्यवस्था करनी है। तो ये सारी चुनौतियाँ दूसरे सबक हैं जो तमाम राज्यों को सीखने चाहिए। तमाम राज्यों को देखना पड़ेगा कि जो पंजाब या जो तबलीगी जमात की वजह से हुआ था, वो अब जो प्रवासी मजदूर और छात्र लौट रहे हैं उनकी वजह से और न फैले। तो ये दो सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए, पूरे देश को सीखना चाहिए, उन लोगों के को भी सीखना चाहिए जो इस भटकावे में, भुलावे में और प्रचार में आ गए थे। जो जहर फैलाया गया था वो उनके अंदर भी चला गया था, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए गया हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए गया हो, चाहे कुछ संगठनों ने सामाजिक स्तर पर इस चीज़ को फैलाया हो। तो ये इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। एक सबक लेने की ज़रूरत है आम जनता को भी कि किस तरह से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और दुष्प्रचार करके किसी समुदाय विशेष को बदनाम किया जाता है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और जो भी देश में माहौल चल रहा है उससे सीधे जुड़ती है। इस खबर को ध्यान से सुनिए, फिर इस पर बातचीत भी करेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन को हथियार बेचने के आरोप में जम्मू कश्मीर से एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। ख़ास बात यह है कि तारिक मीर नाम का ये सरपंच, ये शख्स 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुका है और इसने दिसंबर 2014
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। हालांकि अब बीजेपी का कहना है कि उसने मीर को 2018 में निकाल दिया था। इसको जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने धरा है। दविंदर सिंह को इस साल की शुरुआत में पुलिस ने आतंकवादियों को कश्मीर घाटी पार कराने के मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो दविंदर सिंह के आतंकवादी संगठनों को मदद करने पर हल्ला हुआ और ना ही बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले इस नेता की गिरफ्तारी पर कोई हंगामा हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अगर ये किसी और पार्टी से जुड़ा होता, तारिक मीर हो, तो देश में कोहराम मच गया होता और पार्टी को देशद्रोही साबित करने में लोग जुट गए होते। ये बता रहा है कि तारिक मीर का मामला कि एक तो ये कि जो विभिन्न पार्टियां हैं उनमें किसी भी पार्टी में भी किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। कोई भी पार्टी इनसे बची नहीं है, बीजेपी भी बची नहीं है। अगर तारिक मीर उनकी पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कोई मामूली नेता नहीं होगा, वो कुछ अहमियत रखता होगा उस पार्टी के अंदर भी, और उसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं आतंकवादियों से। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये कि जो दविंदर सिंह का मामला है, जिसके मामले में तरह तरह की खबरें आई हैं, ये भी आया है कि पुलवामा अटैक जो हुआ है वो दविंदर सिंह का प्लान किया गया होगा, उसको करवाया गया होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी खबरें आई हैं। हालांकि अब दविंदर सिंह का क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। मामला दबा दिया गया है या दबाने की कोशिश हो रही है या कुछ और उनका इस्तेमाल होगा, ये कोई नहीं जानता। तो दूसरी बात ये है कि इस तरह के लोगों को सत्ता किस तरह से इस्तेमाल करती है और फिर इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक देती है या उनका दूसरे इस्तेमाल में दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करने लगती है। तो ये एक चीज़ तो ये आप देखिए। और ये चूँकि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए मीडिया पर इस पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई नहीं कह रहा। अभी अगर ये कांग्रेस पार्टी का नेता होता तो आप देखते कि शाम की प्राइम टाइम की तमाम डिबेटों पर हमारे एंकर चीख रहे होते कि देखिए इस पार्टी के नेता ऐसे हैं, इस पार्टी के संबंध ऐसे लोगों से हैं, इस पार्टी में का रोल इस तरह का है। तो उन सब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक को इसमें जोड़ दिया जाता है, जैसे हमारे एंकर्स की बहुत आदत है ये सब सीधे कनेक्ट करने की। तो ये सब हो रहा होता और बड़े ख़तरनाक स्तर तक इसका प्रचार हुआ होता। ये भी देखने की बात है कि बीजेपी जो कि पीडीपी को एक समय देशद्रोहियों की पार्टी बताती थी, उसके साथ उसने मिलकर सरकार बनाई थी और सरकार चलाई थी। तो मौका पड़ने पर किस तरह पार्टियां दूसरों को इस्तेमाल करती हैं, दूसरों को गाली गलौज करती हैं, दूसरों को देशद्रोही बताती हैं और फिर उनके साथ सरकार भी बना लेती हैं, सरकार भी चलाती हैं। ये तमाम तरह के छद्म, पाखंड, धोखाधड़ी, षड्यंत्र सारे पार्टियों का चरित्र है। और ये अब जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वो हमें उसके चरित्र को भी देखने का करीब से मौका मिल रहा है। इसलिए इस चीज़ को, इस घटना को उसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि किस तरह से तारिक मीर जैसे लोग एक राष्ट्रवादी कहे जाने वाली पार्टी में पलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में उनके संबंध कैसे लोगों से मिलते हैं। और पता नहीं, हो सकता है संबंध ना भी हो सकता है कि वो तारिक मीर किसी और पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हो, उनका कोई योजना बन गई हो तो उन्हें फंसाया जा रहा हो। तो कुछ भी संभव है क्योंकि इस तरह की साजिशें बहुत हो रही हैं हमारे आसपास, इसलिए इसे इसी तरह से देखना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव 21 मई को होंगे। उद्धव ठाकरे ने बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 27 मई तक किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी था। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने को कहा था। मंत्रिमंडल ने 2 बार राज्यपाल को सुझाव दिया था कि वो कोरोना संकट के दौरान उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर दें, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो ये पूरा मामला ये है कि किसी भी मुख्यमंत्री को अगर वो चुनकर नहीं आया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो 6 महीने में उसे चुनकर आना होता है। ये बाध्यता होती है, संवैधानिक ज़रूरत होती है। तो उद्धव ठाकरे को भी अगर अप्रैल में चुनाव होने वाले थे वो टल गए, अन्यथा वो अप्रैल में चुनकर
मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। जब ये स्थिति कोरोना की वजह से बन गई तो उन्होंने राज्यपाल से बार बार निवेदन किया, कैबिनेट ने 2 बार रिक्वेस्ट की, लेकिन जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, केंद्र के एजेंट हैं, बीजेपी के हैं, तो वो इसमें क्यों मदद करते। फिर उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ी और अंततः अब ये स्थिति बनी है कि उनका चुनाव आयोग ने कहा है ठीक है हम 21 मई को इलेक्शन करवाएंगे। 9 सीटें हैं, उनमें से उद्धव ठाकरे के चुने जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि उनकी कुर्सी सही सलामत रहेगी। महाराष्ट्र में जो अनिश्चितता के बादल घेर आए थे इस वजह से कि कहीं अगर उद्धव ठाकरे को हटना पड़ा तो फिर क्या होगा, एक नए नेता का चुनाव करना पड़ेगा, फिर जब कभी चुनाव होंगे तो फिर उद्धव ठाकरे उसमें से चुन कर आएंगे और फिर सत्ता परिवर्तन होगा, तो कुर्सी परिवर्तन होगा। तो ये इस तरह की जो अनिश्चितताएं घेर रही थी राज्य को, ख़ासतौर पर ऐसे समय जब राज्य महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हैं वहाँ, सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ हो रही। तो इस सूरत में इस तरह की अनिश्चितता पैदा ना हो, इसका ख्याल वहाँ के गवर्नर को भी रखना था, केंद्र सरकार को भी रखना था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा वक्त लिया और उद्धव ठाकरे को झुकने के लिए मजबूर किया, फ़ोन करने के लिए मजबूर किया और तब जाकर उनकी रिक्वेस्ट का सम्मान किया गया। तो ये राजनीतिक दांव पेच हैं जो इस कोरोना के संकट के दौरान भी खेले जा रहे हैं। इस पर नज़र रखिए कि राजनीतिक दल हमारे, उनका चरित्र क्या है, वो किसी भी समय किसी भी हद तक राजनीति से अपने मतलब की चीज़ें निकालने में बाज नहीं आते। तो मित्रों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबर और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। हम कल फिर हाजिर होंगे सुनिए सच को लेकर। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ज़रूर होंगे। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।